डेट आज 6 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है, नोबेल प्राइज मिला है इस साल का मेडिसिन का या फिजियोलॉजी बोल दो, आपको एक ही बात है। 2021 का ये स्टार्ट हो गए मिलने। देखो, नोबेल प्राइज पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन सी 6 कैटेगरी? एक तो मेडिसिन होगी या फिजियोलॉजी बोल लो, दूसरी होगी आपकी फिजिक्स, तीसरी होगी आपकी केमिस्ट्री, चौथी होगी आपकी इकोनॉमिक्स, पांचवी होगी आपकी लिटरेचर, छठी होगी आपकी पीस, नोबेल पीस प्राइज। ये पूरे 6 अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। 2021 का ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन का अवार्ड दो साइंटिस्ट को दिया गया है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। एक साइंटिस्ट हैं डेविड जूलियस, दूसरे हैं अर्डम पेटापोटियन। इनको दिया गया है किस लिए? देखो, इन्हें रिसर्च की है, कुछ डिस्कवरी की है। रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, मतलब टेम्परेचर और टच को ये फील कर सकेगा, रिसेप्ट कर सकेगा, रिसीव कर सकेगा, ऐसा रिसेप्टर बनाया है, ऐसा डिवाइस बनाया है। और ये स्मेटोसेंसेशन की फील्ड में एक तरह से डिस्कवरी है। स्मेटोसेंसेशन का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना, जैसे आई, ईयर, स्किन। जैसे ये आई हमारी देख सकती है, ईयर हमारा सुन सकता है और स्किन हमारी फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। इसी तरह की एबिलिटी होती है इस स्मेटोसेंसेशन में। तो इस तरह की फील्ड में इन्होंने डिस्कवरी की है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देखो, नोबेल प्राइज़ में जब दिया जाता है तो एक गोल्ड का मेडल दिया जाता है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। देखो, स्वीडिश का मतलब है स्वीडन एक कंट्री है। यहाँ स्वीडन देखो, ये यूरोप में स्वीडन एक कंट्री है और एक नॉर्वे। यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन की एकेडमी दोनों मिलकर इस अवार्ड को देती हैं। मेनली इसमें स्वीडन का रोल है, स्वीडन का। और स्वीडिश, ये जो कैरोनोर लिखा है, देखो स्वीडन की करेंसी है, जैसे हमारे भारत की रुपया है करेंसी, ऐसे स्वीडन की करेंसी है मुद्रा क्रोनोर। तो ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर इसमें दिए जाते हैं। अगर डॉलर में हम वैल्यू निकालें तो 1.14 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा राशि होती है ये जो रकम इसमें दी जाती हैं। और देखो, ये प्राइज़ एक नोबल जो क्रिएट किया गया था, नोबल प्राइज़, एक अल्फ्रेड नोबल नाम के आदमी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी 1895 में। तो जिन्होंने मरने से पहले ये कहा था कि मेरी जो मनी है जितनी भी, एक प्राइज़ बनाया जाए पूरे वर्ल्ड वाइड जिसका एक तरह से रिकग्निशन हो। और उनके मरने के बाद इनकी सारी संपत्ति इस प्राइज़ में खर्च कर दी। तो नोबेल प्राइज़ देखो फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए जब दिया जाता है, कोई लाइफ साइंस या मेडिसिन के लिए डिस्कवरी करता है जो मेजर इंपॉर्टेंस होती है। और ये स्वीडन का ही देखो ये इंस्टीट्यूट है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये स्वीडन की भाषा में लिखा हुआ है, स्वीडिश में। और नोबल असेंबली भी बोल सकते हो आप इसको, नोबल असेंबली ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में ही के अंदर ही है। ये सिलेक्ट करती है कि किसको अवार्ड देना है। ये कैंडिडेट के पास, जो भी कैंडिडेट के लिए रिसर्च करते हैं, उनकी रिसर्च छपती है न्यूज़पेपर या जर्नल या किसी मैगजीन में, तो वो उनको चुनते हैं कि हाँ इसकी रिसर्च हाँ देने लायक है। तो बहुत सारे रिसर्चर को ये भेजेंगे इनविटेशन, और फिर वो इनविटेशन भेजेंगे तो वो कैंडिडेट जिनको नॉमिनेट किया वो आके इस एकेडमी में नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे। नॉमिनेटर हैं जो इनविटेशन रिसीव करके फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे अपना नाम। फिर उन जितने भी नाम यहाँ पे आए हैं उनमें से एक कैंडिडेट को चुना जाता है कि नोबेल प्राइज़ इसको दिया जाएगा, इसने अच्छी डिस्कवरी की है इस साल की। तो देखो, ये नो वन कैन नॉमिनेट हर सेल्फ और हिमसेल्फ। देखो, जब तक इनविटेशन ना भेजे ये एकेडमी, तो कोई भी अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकता इस अवार्ड के लिए। ये भेजेगी, चाहे तो इस साल में कोई डिस्कवरी की है या 10 साल पहले या कुछ साल पहले कभी भी की है, वो इसकी मर्जी है भाई साहब किसको ये चूज करे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मिलन। देखो, मिलन एक्सरसाइज नेवी की एक्सरसाइज है। इसमें देखो इंडिया की नेवी होस्ट कर रही है इसे इस साल। और ये देखो 46 कंट्री और भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जब 46 कंट्री हैं हम इसमें, तो ये कंट्री का नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज देखो, क्वाड कंट्री भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इस बार। क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। ये कंट्री भी, इनकी भी नेवी पार्टिसिपेट करेगी। और जो मिलन एक्सरसाइज है, देखो अब तक पोर्ट ब्लेयर के पास होती थी। पोर्ट ब्लेयर आपको पता है अंडमान निकोबार की क्या है, कैपिटल है, वहाँ पे होती थी। उसके पास आसपास जो रीजन है समुद्र है। लेकिन अब ये विशाखापत्तनम के पास होगी, जो आंध्र प्रदेश में एक सिटी है विशाखापत्तनम कोस्टल सिटी, वहाँ पे होगी। नेक्स्ट है ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च इन मणिपुर। देखो, ये कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इसमें है क्या, जो ड्रोन होते हैं ना, ड्रोन तो आप जाते हैं ना, छोटा हेलीकॉप्टर, कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा है। छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है जो अनमैन्ड होता है, मतलब रिमोट से चलता है या ऑटोमेटिक चलता है। उसमें भर देंगे, जैसे आपने बचपन में चाबी वाली गाड़ी चलाई होगी ना, या रिमोट वाली गाड़ी चलाई होगी, इस तरह से ये उड़ने वाला हेलीकॉप्टर होता है। तो ये देखो आईसीएमआर का ड्रोन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका ड्रोन मणिपुर में ये डिलीवरी करेगा किसकी? वैक्सीन की, कोरोना की वैक्सीन पहुंचाएगा भाई साहब, लाइफ सेविंग वैक्सीन। देखो, जरूरी इसलिए है इसको पढ़ना क्योंकि देखो कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाना जरूरी है। और मणिपुर में आपको पता है पहाड़ वगैरह इधर नॉर्थ ईस्ट में, और पहाड़ों पे कहीं पे सड़क भी नहीं बनी हुई है, ऐसे विलेज बसे हुए हैं। तो वहाँ पे भाई साहब वैक्सीन पहुँचाना बहुत ही कठिन बात है।
तो अब ये हेलीकॉप्टर जो छोटा सा ड्रोन रहेगा ये पहुंचाएगा, और कहाँ पे पहुंचाएगा, देखो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उस हॉस्पिटल से लेके जाएगा मणिपुर में कारंग आइलैंड है जिसके पास लोकतक लेक है, लोकतक झील। ये कई बार यूपीएससी ने पूछी और बहुत सारे स्टेट पीसीएसएस ने भी पूछी है लोकतक लेक। यहाँ पे एक फ्लोटिंग पार्क भी है, मतलब इसमें तैरता हुआ पार्क है, इस लेक में झील में तैरता हुआ पार्क है जो तैर रहा है, फ्लोटिंग पार्क बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे पहुँचाएगा, इसकी डिस्टेंस 26 किलोमीटर है लगभग एक्चुअल डिस्टेंस देखें तो इस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो डिलीवरी मॉडल है, बस इतना याद रखना है ये। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट प्रपोजेज चेंजेस टू फॉरेस्ट एक्ट। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। इसको देखो 1988 में अमेंडमेंट किया गया है, इसमें संशोधन कुछ, और अब दोबारा से इसमें संशोधन करने का प्रपोजल रख रही है गवर्नमेंट। ये भेजा है प्रपोजल गवर्नमेंट ने कि नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। देखो हमारा जो बॉर्डर एरिया है उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और बीच में फॉरेस्ट जंगल पड़ रहा है, तो उसमें ना बहुत बार क्लियरेंस नहीं देती है गवर्नमेंट, कैबिनेट क्लियरेंस नहीं देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से लेनी पड़ती है क्लियरेंस, और भी कई सारे मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती है क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब है परमिशन, क्योंकि देखो फॉरेस्ट से जब रोड निकालेंगे तो बहुत सारा डाइवर्सिटी का नुकसान होता है, पेड़ काटने पड़ेंगे, वहाँ पे जंगली जानवर है वो डिस्टर्ब होंगे, बहुत सारे जंगली जानवर लुप्त हो जाएंगे, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो इतने सारे नुकसान होते हैं। इसलिए देखो अभी नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हैं जो बॉर्डर के आसपास और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको आसानी से क्लियरेंस मिल जाए, परमिशन मिल जाए, ये प्रपोजल रखा है इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। ये किया जाएगा संशोधन, ये अगर परमिशन मिल जाती है। अभी देखो ये 1980 में एक्ट बनाया था, 1988 में इसमें अमेंडमेंट किया था। अभी रीसेंट प्रपोजल कौन कौन से रखे हैं, देखो इसमें जो ऐसी लैंड है जो 1980 से पहले पब्लिक सेक्टर बॉडी जैसे रेलवे के लिए अक्वायर की गई थी, तो उसमें क्या है, परमिशन को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उनमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी जैसे रेलवेज के लिए। अभी देखो ये प्रपोजल है कि मतलब अभी ये है जो लैंड होल्डिंग जैसे रेल है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रोड बनाती है आपके, या पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इनको क्या है अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब ये अगर ये रिसेंट प्रपोजल रख दिया जाएगा तो रेलवे को प्रपोजल रखेगा जब कोई भी रोड बना, मतलब रेलवे बनाने का, रेलवे लाइन, तो उसे सहमति लेने की जरूरत नहीं होगी, क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, ये इसमें रखा है। अभी देखो ये जो इस मॉडिफाइड एक्ट के अंदर कुछ सिंपल इम्प्रिजनमेंट का प्रपोजल रखा है कि अगर कोई मान लो इस एक्ट का उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, उसके आसान कैद, और ये लगभग 1 साल तक होगी। और इसमें देखो जो भी ऑफेंस हो गए, अपराध होंगे, उनको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाएगा। ऑफेंस का मतलब अपराध, कोई क्राइम करेगा उसको कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि जिसमें क्या है, कॉग्निजेबल का मतलब है कि जैसे एक होता है कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। जब मान लो पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं, क्राइम, कि उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत से ऐसे होते हैं जिनसे अरेस्ट वारंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जिसने भी कोई मान लो जिसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो डायरेक्टली जाके अरेस्ट कर लेगी, उसे गिरफ्तार कर लेगी। तो जब डायरेक्टली कर लेगी गिरफ्तार, जिसमें जिसमें मान लो अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है, वो हो गए कॉग्निजेबल। और नॉन कॉग्निजेबल मतलब जिनमें अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, यानी कि अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है कोर्ट से या डीएम से, डायरेक्टली पुलिस गिरफ्तार कर सकती है ऐसे ऑफेंस में। और नॉन बेलेबल होगा, मतलब कि बेल, जमानत नहीं दी जाएगी, ऐसे ऑफेंस बना दिए जाएंगे। ये प्रोविजन है जो इसमें पैनल कंपनसेशन की भी है, जो भी डैमेज होगा उसके लिए कंपनसेशन ये दी जाएगी। और जो जू हैं, चिड़ियाघर हैं, सफारियाँ, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये देखो ये जो नॉन फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन में आते हैं, अभी जंगल में नहीं काउंट होते, फॉरेस्ट में, इनको नॉन फॉरेस्ट्री की एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन से हटा दिया जाएगा और फॉरेस्ट के अंदर ही लाया जाएगा इनको। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है एक्ट 1980 का, उसकी क्या प्रोविज़न है, देखो वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने का और इसमें जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, संसाधन वगैरह, संसाधन, उनको कंजर्व करने के लिए लाया गया था ये एक्ट 1980 में। ये देखो जो भी इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। ये 25 अक्टूबर 1980 से ये केम इनटू फोर्स हो गया था, यानी कि लागू हो गया था। और ये एक्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट गवर्नमेंट या और अथॉरिटी पे, क्योंकि देखो इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट और या अदर अथॉरिटी को ये बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमोशन के, मतलब परमिशन के, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, अनुमति के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं कर सकती फॉरेस्ट एरिया में। ये एक्ट रेस्ट्रिक्शन लगा लेती थी सेंट्रल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे लगाती थी रेस्ट्रिक्शन। ये एक्ट देखो कंप्लीट जो इसमें अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब इस एक्ट को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर दी गई है इस एक्ट ने। ये एक्ट पेनल्टी भी लगाता है, कोई वायोलेशन करता है इस एक्ट का,
इसमें देखो एक एडवाइजरी कमेटी भी होगी, इस एक्ट के थ्रू बनाई जाएगी। वो एडवाइजरी कमेटी टाइम टू टाइम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगी, हेल्प करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि कंजर्वेशन के लिए और क्या काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है 2003 सीज फायर एग्रीमेंट। देखो सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। जब युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, कोई भी मान लो गोलाबारी चल रही है बॉर्डर पर, वो पीसफुली शांत हो जाए, उसे बोलते हैं सीज फायर। और एग्रीमेंट जानते हो आप, समझौता। 2003 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पे एलओसी को लेके जम्मू कश्मीर जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं जिसे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, तो इसमें यहाँ पे क्या है कि सीज फायर रहे, युद्ध विराम रहे। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये जम्मू कश्मीर की एलओसी में ये एक्सटेंड किया गया था। और ट्रूप्स थी जो पाकिस्तान और इंडिया के जो सैनिक थे, मतलब आगे कुछ गोला बारूद कुछ भी नहीं फेंकेंगे और ना ही गोली चलाएंगे, ये सीज फायर एग्रीमेंट किया गया। लेकिन देखो ये अभी फरवरी में देखा गया कि फरवरी से लेके अब तक एक भी गोली नहीं चली थी, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। लेकिन अभी फिर दोबारा से कश्मीर वैली में इसका वायलेशन हो गया, फिर दोबारा से बॉर्डर पे गोला बारूद हुए। फरवरी 2021 में इंडिया पाकिस्तान ने साथ में बैठ के ये किया कि जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट है एलओसी पे, इसको दोबारा से स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, गोला बारूद नहीं होगी एक दूसरी कंट्री के बीच में। लेकिन 2003 का ये सीज फायर एग्रीमेंट जब बना था, तो इसमें देखो जब कारगिल वार हुआ था 1999 में, उसके 4 साल बाद ये एग्रीमेंट किया गया कि भाई साहब हम आपस में कोई भी गोला बारूद नहीं करेंगे। तो 2003 में ये हुआ और 26 नवंबर को ये लागू हो गया था। और जो ये श्रीनगर और मुजफ्फराबाद एक रूट है, पूंछ और रावलकोट, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, पूंछ जम्मू कश्मीर में, और ये रावलकोट मुजफ्फराबाद ये हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये रोड लिंक थे, ये खोल दिए बस ट्रक के लिए, ताकि एलओसी के अलोंग क्या है, ट्रैवल बढ़े, लोग आ जा सकें, ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े। इसको बढ़ाने के लिए 2 रूट खोल दिए गए। ये भाई साहब ये देखो अपना इंडिया हिंदुस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी जो ये है एलओसी है, नीली लाइन दिखाई दे रही है आपको, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और जो रेड लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाला हिस्सा ये जम्मू कश्मीर का ही है, लेकिन चाइना के कब्जे में अभी। ये अक्साई चीन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये सारा जो एरिया है पाकिस्तान के कब्जे में है। ये पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, और इसका नाम गिलगिट बाल्टिस्तान रखा हुआ है। तो ये एरिया सारा पीओके, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंडिया के हाथ में सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ये वाला और ये वाला, ये है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में यूपीएससी देखो कम से कम पिछले अगर 5-7 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे 3 से 4 बार पूछा है। 2019-2020 में तो लगातार पूछा है इस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। यहाँ पे नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली के नॉर्थ साइड में है सियाचिन ग्लेशियर। और इतना ही पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, और आपका आंसर था 2020 में नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के उत्तर में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, स्थित है। और ये देखो गलवान वैली है यहाँ पे, ये गलवान वैली नुब्रा वैली के साउथ ईस्ट में है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है। इधर आपके यहाँ पे एक लेक है, पेंगोंगसो लेक बोलते हैं जिसे। ये देखो इधर है, यहाँ पे ये वाली पेंगोंगसो लेक है, ये आपको दिखाई दे रही है नीली सी, यहाँ पे ये पेंगोंगसो लेक है यहाँ पे। तो ये लोकेशन बहुत ज़रूरी है इसकी। सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन वगैरह रोकने के लिए, जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी उनको रोकने के लिए लाया गया था। सिग्निफिकेंस क्या था इसकी, इंपॉर्टेंस क्या निकली, देखो इंपॉर्टेंस इतना था, जब 2003 में ये एग्रीमेंट हुआ समझौता, 2006 तक तो देखो पीसफुली पूरी शांति रही बॉर्डर पे, एक भी बुलेट नहीं चली, सिंगल बुलेट नहीं चली, ना तो पाकिस्तान ने ना इंडिया ने जवान ने फायर की। लेकिन 2006 में फिर वायलेशन हो गया, फिर भाई साहब शुरू हो गए। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तो करता ही रहता है, क्योंकि उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं सारी पावर उसके हाथ में तो है नहीं, वहाँ पे जो मिलिट्री है, मिलिट्री के जो जनरल होते हैं उनके पास बहुत पावरफुल है, वो इसका सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हाथ में है पीओके का। तो फिर वायलेशन देखने को मिला। 2018 में फिर ये एग्रीमेंट में पहुँचे कि सीज फायर एग्रीमेंट है 2003 का, इसे सही से लागू किया जाए, लेकिन फिर वायलेशन होते रहता है, इसका उल्लंघन होता रहता है। कंसर्न क्या है, परेशानी देखो भाई साहब, परेशानी ये है जो ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था एलओसी को लेके, जैसे ही देखो समर स्टार्ट होती है, गर्मी में यहाँ पे देखो बर्फ़ जमी होती है, वो पिघल जाती है। ये बर्फ़ जो जमी रहती है, विंटर में ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। जो ये पीओके एरिया है यहाँ पे आपको पता है सालों साल बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह हैं। और सर्दियों में तो और ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। तो सर्दियों में देखो जो ये है ना गोला बारूद कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ती है, छुप के बैठे रहते हैं तंबू में। लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है बर्फ़ पिघल जाती है, थोड़ा फिर रास्ता भी खुल जाता है, इतनी बर्फ़ रहती नहीं है, तब जाके सीज फायर, फिर एग्रीमेंट ये वायलेशन हो जाता है इसका, फिर गोला बारूद स्टार्ट हो जाती है। तो इसके देखो
सीज फायर एग्रीमेंट को लागू करना और इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अगर शांति एस्टेब्लिश करनी है तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है रेरा एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016। 2016 में देखो ये एक्ट बनाया था रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए। रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट होता है जैसे बिल्डर के नाम के आपने सुना होगा, बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं और फिर फ्लैट वगैरह घर वगैरह बेचते हैं, यही रियल एस्टेट सेक्टर है। घर बनाना बेचना, बायर खरीदते हैं, ये बिल्डर बनाते हैं, घर बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, घर बेचते हैं, यही रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो बिल्डर थे ना, ये लोगों से पहले पैसे ले लेते हैं और किस्त में पैसे लेते रहते हैं और ये फिर बिल्डिंग बनाते रहते हैं, उनका लिए फ्लैट बनाते रहते हैं और ये पैसे लेते रहते हैं। कभी इन्होंने कहा कि वैसे अभी 2021 में इन्होंने कहा कि हम आपसे पैसे लेते हैं, आप किस्त में पैसे दीजिए, हम आपको ये 20 लाख का फ्लैट है। ऐसे हज़ारों लोगों से ले लिए इन्होंने 20 लाख रुपए, अगले 5 साल तक ये किस्त में लेंगे और ये कहेंगे हम अगले 5 साल में 2026 में आपको घर बना कर दे देंगे। 2 रूम फ्लैट जिसने भी लिया या 3 रूम फ्लैट या कितना भी जैसा भी लिया, 3 BHK 4 BHK कैसा भी लिया जिसने भी, तो ये दे देंगे 5 साल में। लेकिन होता क्या था, ये हरामखोरी करते थे। 5 साल में इन पे कंप्लीट होता नहीं था और 5 साल में सारा पैसा ले लेते थे। और ये क्या करते थे, जो भी पैसा लिया है इन लोगों से, वो उनका पैसा दूसरी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। ली तो थी ये बिल्डिंग बनाने के लिए, दूसरी बिल्डिंग भी बनाना शुरू कर दी। अब ये बिल्डिंग पूरी हुई नहीं है, इनको घर मिला नहीं, 5 साल का वादा किया था। अब 5 साल का वादा किया था तो तोड़ दिया वादा। अब वादा तोड़ दिया तो भाई साहब ये कहाँ जाएं? ये तो बेचारे जिन्होंने अपनी सिंगल पैनी जोड़ जोड़ के, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के घर खरीदेंगे, ये अब सपना लिया था कि 5 साल में हमें घर मिल जाएगा, किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर में रहेंगे, इन्हें तो घर नहीं मिला। अब ये बहुत ज़्यादा डिले करते थे, 5-5, 6-6 साल तक डिले चल रहा है इनका, क्योंकि इन्होंने दूसरी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। पैसे हैं नहीं, एक बिल्डिंग भी दूसरी भी अधूरी पड़ी हुई है और ये वाली बिल्डिंग भी, बी बिल्डिंग भी अधूरी पड़ी हुई है। अब किस किस को घर दें ये? तो ऐसा होता था। अब इसी को रेगुलेट करने के लिए, बिल्डर की हरामखोरी ये बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेके आई 2016 में कि पहले भाई साहब एक ही घर को कंप्लीट करो, ये इंश्योर कराने के लिए ये लेके आई। और भी बहुत सारी प्रोविजन थी, वो देखेंगे क्या है। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखो अभी न्यूज़ में इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि भाई साहब इसका एक्सप्लॉटेशन करते हैं बिल्डर होम बायर्स का, जो भी घर खरीदने वाले होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है कि सही से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। पिटीशन डाली है देखो एक आदमी ने कि देखो यूनिफॉर्मली इस एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है, बिल्डर, एजेंट और बायर के लिए लागू नहीं किया जा रहा है। 2016 में ये लाया गया था लेकिन इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है इसका। जो ऑर्डिनरी सिटीजन है अपना एक एक रुपया जोड़ते हैं और लेते हैं फिर मकान, लेकिन फिर भी इसका एक्ट का जो लाया गया था उनको बचाने के लिए बायर्स को, लेकिन सही से लागू नहीं किया जा रहा है। जो इस पिटिशनर ने बोला है, इसका जो रेरा एक्ट का सेक्शन 41 और 42 है, ये देखो सही से लागू नहीं हुआ है, क्योंकि 41 बोलता है कि सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ये बनाना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक ये देखो इसका काम सही से चालू नहीं हुआ है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का। सेक्शन 42 बोलता है कि ये काउंसिल क्या है, जो रेरा एक्ट के थ्रू एक रेरा बनाई जाएगी। ये रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है ना, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी होगी, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी ये एक्ट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और बिल्डर किसी को परेशान कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए रेरा अथॉरिटी बनी थी। तो ये अथॉरिटी को ये काउंसिल एडवाइस करती, ये देती कि इस एक्ट का सही से इंप्लीमेंटेशन हो रहा नहीं हो रहा, कंज्यूमर को इंटरेस्ट वो सही से इंश्योर मतलब सुनिश्चित हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब कुछ एडवाइस देती थी, मतलब देनी थी इसको। लेकिन ये सही से काम करना पर है और इसको एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं किया जा रहा है। तो ये सेक्शन 41 42 ये इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं इस एक्ट के, ये बोला पिटिशनर ने। तो ये एक्ट है क्या, इसकी प्रोविज़न पढ़ लेते हैं हम। इसका टारगेट ये था जब ये एक्ट लाया गया था कि ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, सारे स्टेक होल्डर जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे बायर हो चाहे बिल्डर हो, घर खरीदने वाला हो या ब्रोकर हो, जो दलाल होते हैं बीच में घर दिलाते हैं वो हो, इन सब को भाई साहब इनके काम में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। जो भी मान लो एडवर्टीजमेंट होती है या सेल होती है प्रोजेक्ट की, वो सब रजिस्टर कराना जरूरी हो जाएगा रेरा के पास। जो कोई बिल्डर है मान लो अपने बिल्डिंग बना रहा है, उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा है या घर बेच रहा है वो बिल्डिंग बना के, ये सब जितना भी वो बिल्डर कुछ काम कर रहा है, ये सब ये रेरा जो अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके पास हर एक बिल्डर को रजिस्टर कराना अपने आप को। नेक्स्ट इसमें ये रहा प्रोविज़न, जो भी डेवलपर है मतलब जो भी बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है, वो उससे एक्सपेक्ट है कि ये सारे प्लान अप्रूवल कराएगा और रेगुलेटरी क्लियरेंस लेगा, परमिशन लेगा इस रेरा से, तब जाके वो सेल शुरू करेगा अपने जो भी उसने बिल्डिंग में घर मकान जो भी बनाए, सेल रजिस्टर कराने के बाद ही करेगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, इसमें है कि जो एक्ट है
इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज होगा, वेबसाइट पे सारा डेटा उपलब्ध होगा, जो भी डेवलपर के पास जो भी वो सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, जितने भी उसकी एक्टिविटी हैं, जैसे मान लो कोई बिल्डर है, उसने घर बना रहा है, लोगों से पैसे ले लिए, किस्त में ले रहा है अगले 5 साल तक, और घर बना रहा है, उसका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया कितना नहीं हुआ, उसे वेबसाइट पे इंटरनेट पे वेबसाइट पे ये क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब हर 3 महीने में, साल में 4 बार ये उसे स्टेटस देना होगा कि आपका प्रोजेक्ट कितना चल रहा है, कितना पूरा हो गया है, सारा ऑडिटिंग की रिपोर्ट सारी डालनी होगी उसे वेबसाइट पे, ताकि जो भी बायर है, घर खरीद रहे हैं, जो किस्त दे रहे हैं भाई साहब, देख सकें हाँ कितना प्रोजेक्ट पूरा हो गया, मेरा घर कितना बन चुका है, कितना बाकी है, ये सब देख सकेंगे। नेक्स्ट ये है, जो भी ये पैसा लेते हैं बायर से, घर खरीदने वाले जो लोग रहते हैं, आम आदमी, हम जैसे लोग जो घर खरीदने के लिए किस्त देते रहते हैं, उनका जितना भी पैसा कलेक्ट किया, जैसे ये बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो 70% एक एक्सक्रो अकाउंट बनाएंगे, अलग से अकाउंट, उस अकाउंट में 70% पैसा ये उसका रखेंगे, और ये ए बिल्डिंग बनाने के लिए जितना पैसा लोगों से लिया उसका 70% इसके लिए ही रखेंगे एक अकाउंट में। मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि जो पैसा लिया है इस बिल्डिंग बनाने के लिए, ए बिल्डिंग बनाने के लिए, कि उस बिल्डिंग बनाने में खर्च हो, ऐसा नहीं हो कि ये बिल्डिंग बीच में छोड़ दी, दूसरी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी, इस बिल्डिंग का जो पैसा लोगों से लिया था किस्त में, और ये दूसरे लोगों, मतलब दूसरे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी उन्होंने, ऐसा नहीं होगा। 70% पैसा इसमें इकट्ठा करके रखा जाएगा, ताकि ये इंश्योर करा सके जो पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया है उसी प्रोजेक्ट में खर्च किया जाए। जो ब्रोकर हैं या एजेंट हैं उनको सबको रजिस्टर कराना है इसमें एक्ट के थ्रू। ये एक्ट एक एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म भी एस्टेब्लिश करेगा, यानी कि जो भी डिस्प्यूट वगैरह होगा उसको सुलझाने के लिए, ताकि जो भी बायर हैं वो कंप्लेंट कर सकें और उनको न्याय दिला सकें। इसलिए भी ये एक एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म भी तैयार करता रहेगा। एक अपलेट ट्राइब्यूनल होगी जो 60 डेज़ के अंदर अंदर इनके केस सुलझाएगी, जो भी कंप्लेंट शिकायत है 60 दिन के अंदर सॉल्व करेगी। अब जो ये एक्ट है, ये एक्ट देखो, ये डिस्क्राइब करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर प्ले हर एक स्टेक होल्डर के अंदर लेके आएगी, यानी कि सही काम हो, सही तरीके से हो। ये जो लॉ है एम्पावर करता है कंज्यूमर को भी, यानी कि डेवलपर के लिए क्रेडिबिलिटी एक तरह से बूस्ट करता है कंज्यूमर के मन में। नेक्स्ट क्या है कि ये वाइडली फेल्ड किया जा रहा है कि ये एक्ट क्या है, जो भी हाउसिंग डिमांड है एटलीस्ट देखो इमीडिएटली क्या है, ऑर्गेनाइज प्लेयर के टूवर्ड शिफ्ट करेगी। यानी कि देखो जो बिल्डर रजिस्टर होंगे वही काम कर पाएंगे, और जब बिल्डर रजिस्टर होंगे तो जो बायर है, घर खरीदने वाले हैं, उनके मन में विश्वास होगा, उनके प्रति विश्वास होगा, तो भाई साहब फिर वो हाउसिंग डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, हाउसिंग मतलब घर खरीदने की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो फिर इस सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में ज़्यादा बूस्ट आएगा, तो ये सेक्टर अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोहिबिटेड केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर आप जानते हो, दिवाली पे बम चलाए जाते हैं, जो पटाखे फोड़ते हो, बुलेट बम चलाते हो, या फिर आप रॉकेट चलाते हो, कोई कोई सूतली बम भी चलाते हैं, या फुस्सी बम निकल जाता है, वही सारे बम फायर क्रैकर की बात हो रही है। ये देखो इनसे पॉल्यूशन होता है, आप सबको पता है। जब पॉल्यूशन होता है तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट को भी पता ही होगा, जब पॉल्यूशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर बैन लगा दिया, 2018 में बैन लगा दिया दिल्ली में, कि दिल्ली में भाई साहब दिवाली पे कोई भी पटाखा ना तो सेल होगा और ना ही कोई कंपनी प्रोड्यूस करेगी, ये बैन लगा दिया था। तो यही देखो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दोबारा एफिडेविट फाइल किया है कि हमने ग्रीन और इम्प्रूव्ड फायर वर्क, मतलब हमने ग्रीन फायर वर्क, ग्रीन बम बना लिए हैं, मतलब इनसे पॉल्यूशन कम होगा, मतलब 30% से भी कम पॉल्यूशन होगा, ऐसा बोलना है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का। तो सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि अपना जो डिसीजन है भाई साहब दोबारा रिव्यू कर लो, हमें अनुमति दे दो सेल करने की, जो भी कंपनी है उन्हें सेल करने की, प्रोड्यूस करने की। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इन्फॉर्म किया है कोर्ट को कि रिसर्च डेवलपमेंट की गई है और अच्छे पटाखे बनाए गए हैं, ग्रीन और इम्प्रूव्ड फायर क्रैकर, जिनसे कम पॉल्यूशन होगा। तो जो 2018 का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको कहा है कि एक बार दोबारा देख लीजिए आप। तो कोर्ट ने देखो 23 अक्टूबर 2018 को ये जजमेंट दिया था, दिल्ली एनसीआर में जितने भी फायर क्रैकर का यूज होता था वो बैन कर दिया था उनका सेल, मतलब ना तो कोई बेच सकता है और ना ही कोई कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है। इसमें देखो बेरियम बेस्ड फायर क्रैकर होते हैं, ये इनको स्पेसिफिकली बैन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये बेरियम बेस्ड जो फायर क्रैकर होते हैं इनसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और ऑनलाइन जो फायर क्रैकर की सेल कंप्लीटली बैन कर दी थी कि ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं बेचे जाएंगे, ना ही ग्रीन पटाखे ना कैसे भी पटाखे। और बेरियम बेस्ड पटाखे थे वो भी बैन कर दिए थे, ना ही दुकान पे किसी पे बेचे जाएंगे। जो वर्डिक्ट आया था इसलिए आया था क्योंकि देखो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है सर्दियों में। क्यों बढ़ता है? एक तो पराली जलाते हैं लोग, जो धान काटते हैं, धान काटने के बाद जो अवशेष खेत में बच जाता है उसे जला देते हैं, और इसी टाइम पे फिर दिवाली आ जाती है, तो दोनों से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये बैन लगाया था।
रिसेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है यूज ऑफ फायर क्रैकर पे। क्या देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम देखो राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट के राइट को देखते हुए। कहने का मतलब ये है, देखो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फायर क्रैकर बनाने की फैक्ट्री है, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है, पटाखे बनाने की, बॉम्ब मत बोलो यार, पटाखे बोल लो, पटाखे बनाने की फैक्ट्री है। अब ये दिवाली पे जो पटाखे चलते हैं भाई साहब, ये फैक्ट्री बनाती है। अब इसमें भाई साहब कोई हज़ारों लोग काम कर रहे होंगे। अब बैन लगा दिया सेलिंग पे भी और प्रोडक्शन पे भी, ना तो कंपनी बनाएगी ना सेल करेगी। अब जो ये कंपनी में 1000 लोग काम करते थे, उनकी तो लाइवलीहुड भाई साहब खतरे में आ गई। वो कहाँ से अपने जीवन यापन करेंगे? उन्हें जो रोज़गार मिला हुआ था वो रोज़गार तो छिन गया ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, देखो भाई साहब हम सब में बैलेंस लेके चलेंगे, एम्प्लॉयमेंट और राइट टू लाइफ। एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जरूरी है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। पॉल्यूशन क्या है? जीने का अधिकार को छीन रहा है। लोगों में अस्थमा, सांस की जैसी बहुत खतरनाक बीमारी बना रहा है, उनको बीमार कर रहा है। तो राइट टू लाइफ ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। राइट टू आर्टिकल 21 के अंडर ये फंडामेंटल राइट है। तो हम देखो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए राइट टू लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब फायर क्रैकर वर्क कैसे करते हैं? देखो इनमें देखो आपको कोई साइंटिफिक स्टडी करने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी जान लो। इसमें क्या है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर यूज होते हैं पटाखे में, और ये जैसे ही जब जलाते हैं तो कंबसन रिएक्शन होती है, इसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। अचानक से सुपर हीटेड स्टेट में आ जाते हैं ये, और इनसे लाइट निकलती है और इनसे पॉल्यूशन भी निकलता है, धुआं। एक्सप्लोजन हो जाता है इनका, फट जाते हैं अचानक से। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी है जो भी मेटल वगैरह यूज की जाती है इनमें बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी होती हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती हैं इन्वायरमेंट में। जो भी मेटल है इनमें बहुत सारी मेटल है यूज होती हैं। इटली की एक स्टडी है, इटली में एक स्टडी हुई, अध्ययन हुआ, रिसर्च हुआ, उसमें कहा कि जो स्टोंटियम है 120 टाइम, मैग्नीशियम 22 टाइम्स, बेरियम 12 टाइम्स, पोटेशियम 11 टाइम्स और कॉपर 6 टाइम्स इन फायर क्रैकर की वजह से, पटाखों की वजह से बढ़ जाता है एयर में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा जो इंडिया का, उसने भी दिल्ली में 2016 में स्टडी की। उसने कहा एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, स्टोंटियम का लेवल बढ़ जाता है दिवाली की नाइट पे बहुत ज़्यादा, लो लेवल से लेके एक्सट्रीमली हाई लेवल पे पहुंच जाता है। ये मेटल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि देखो पटाखे में ये मेटल वगैरह यूज होती है इनका पाउडर फॉर्म में। सिमिलरली एक यूके और चाइना में भी स्टडी, उसने भी बताया भाई साहब इसकी वजह से पुअर एयर क्वालिटी हो जाती है अर्बन सिटीज़ में। इंडिया की जो सिटीज़ हैं, ये देखा गया कि ये फायर क्रैकर वगैरह इन पे कम्प्लीटली बैन लगाया, इसीलिए क्योंकि केमिकल वगैरह ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाती है और साउंड भी ज़्यादा होता है इनसे, साउंड की लिमिट को लगाने के लिए। क्योंकि साउंड भी पटाखे चलाने से, बुल्ट बम चलाते हैं भाई साहब, सूतली बम देखा होगा, जैसे ऐसे लगता है जैसे बम भी फोड़ दिया हो किसी ने, असली वाला जो मारने वाला बम होता है जो आर्मी वगैरह यूज करती है। अब देखो ये जो ग्रीन क्रैकर हैं, ग्रीन क्रैकर मतलब हरे बम नहीं है, मतलब ये हरे नहीं होते, कहने का मतलब इनसे पॉल्यूशन कम होता है। ये क्या डिफरेंस है, थोड़े इनमें क्या अंतर है नॉर्मल जो बॉम्ब हैं, जो पटाखे हैं? देखो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसने नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू नागपुर में ये कुछ फायर क्रैकर बनाए। ये ऐसे हैं जिनसे लाइट और साउंड बहुत ही कम इमिशन होता है, इसका लाइट भी कम होती है और इनसे साउंड भी कम निकलती है। 30% इनसे पार्टिकुलेट मैटर कम होता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह ऑक्सीडेंट हैं ये कम निकलते, कम इनसे इमिशन होता है। इन्हें इसलिए सेफ वाटर रिलीजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर यूज को मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा कम यूज करते हैं इनमें। तो ये जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उनसे थोड़े सेफ होते हैं क्रैकर। एल्यूमिनियम वगैरह सेफ, एल्यूमिनियम यूज कम हो जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर इनके यूज कम हो जाते हैं। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, मतलब ज़रूरत क्या है अभी करने की? देखो ज़रूरत ये है, जो फायर क्रैकर है यानी कि पटाखे हैं, इन पे बैन लगाते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लाइवलीहुड का फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है भाई साहब, इसको भी इंश्योर करना है। राइट टू हेल्थ है, ये भी फंडामेंटल राइट है, तो इसको भी वायलेट नहीं करना है। दोनों का बैलेंस देखना है कि भाई साहब जो लोग काम कर रहे थे उनका भी जीवन यापन चलता रहे, फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, और लोगों का पॉल्यूशन की वजह से जो बीमारी हो रही थी, हेल्थ जो ये खतरे में आ रही थी, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है, खतरे में ना आए। तो बैलेंस बनाना जरूरी है। यही था बस इस न्यूज़ में।